बहुत सारी बातें चल रही हैं दिल्ली और दिवाली के पोल्यूशन को लेकर के। उस रात को पंजाब और हरियाणा में किसानों ने पराली जला दी और उसकी वजह से ज़्यादा हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि जो हवा दिल्ली में दिवाली की रात को चल रही थी वो पंजाब और हरियाणा से आ ही नहीं रही थी। कहानी बनाने को हम कुछ भी बना सकते। पिछले साल किसी भी तरीके के पटाखे बनाना, बेचना और जलाना सब कुछ बंद था। अब की बार इसको पूरा लीगलाइज कर दिया गया, बनाने को भी, बेचने को भी और जलाने को भी। तो उसकी वजह से जो पटाखों का क्वांटम है, वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा जलाया गया है। ना ही सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए गए, हर तरीके के जले हैं, हर तरीके के बिके हैं। जब पीक पोल्यूशन था उस समय काफ़ी सारे स्टेशन का कुछ घंटों का डेटा गायब है। रात को 1 बजे के करीब सबसे हाई पोल्यूशन लेवल अगर हम पूरे शहर का एवरेज लेते हैं तो होता है। वो ट्रेंड अब की बार भी फॉलो हुआ। कि आर्टिफिशियल रेन से प्रभाव पड़ेगा? आर्टिफिशियल रेन से उतने समय तक और उतनी जगह पर प्रभाव पड़ेगा जितनी देर तक वो बारिश हो रही है और जितनी एरिया में हो रही है। बारिश अगर 2 दिन लगातार होती है तो वायु प्रदूषण कम होता है। 4 दिन अगर बारिश नहीं होगी तो एयर पोल्यूशन लेवल ऊपर फिर से आने लग जाता है। पूरी सर्दी बारिश करते रहे हम लगातार तो हवा साफ रहेगी। क्या वो मुमकिन है? शायद नहीं। ये फ्रेम देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज बात हवा की है। लेकिन हवा की बात करने से पहले मैं आपको एक गीत, पुराने गीत की 2 लाइनें सुनाता हूँ। कहते थे, लिखा है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। जी हाँ, वादा तो टूट जाता है। शायद ये गाना दिल्ली की मौजूदा सरकार ने रट लिया है। जो वादे करते हैं वो टूट ही जाते हैं। दिल्ली के नेता वो तो हर साल वादे करते हैं और हर साल वही वादे धुएं में उड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि सरकार कौन सी है, सवाल ये है कि हवा में जहर क्यों है। सवाल ये है कि 2025 में भी दिल्ली क्यों दम तोड़ रही है। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, मगर उनके सामने रोज एक ही कहानी दोहराई जाती है। कभी आर्टिफिशियल रेन की बात, कभी क्लाउड सीडिंग का झूठा सपना, तो कभी किसानों की पराली पर पूरा दोष डाल देने की सियासी कोशिश। यही चलता रहता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता और एक्सपर्ट भी अब खामोश नहीं है। दिल्ली का AQI 345 पार कर चुका है, सीवियर जोन में है, यानी जिंदगी और मौत के बीच की हवा। हर साल अक्टूबर नवंबर आते ही दिल्ली का आसमान धुंध में खो जाता है और लोग मास्क में भी सांस नहीं ले पाते। सरकारें बदलती हैं लेकिन हवा नहीं। स्मोक टॉवर, ग्रीन ऐप, ई बस, फॉग गन, सबके बावजूद दिल्ली का दम घुट रहा है। क्योंकि प्रदूषण अब प्रशासनिक नहीं, सामाजिक बीमारी बन चुका है। जरा रुकिए, मैं आपको बता दूं कि कहा गया था कि ग्रीन पटाखों से पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन हुआ। कहा गया है कि आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग से पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये भी जनाब झूठ है, ऐसा हम नहीं कह रहे, एक्सपर्ट कह रहे हैं। कहा गया था कि पराली जो पंजाब में जल रही है उससे दिवाली के बाद प्रदूषण आया, लेकिन जब डेटा आया तो पता चला कि जिस वक्त प्रदूषण सबसे हाई था उस वक्त पंजाब की हवा का रुख कहीं और था, यानी वो दिल्ली में नहीं आ रही थी। तो इतना झूठ क्यों, इतनी ऐसी बातें क्यों? आप अगर कोशिश कर रही है सरकार तो बताएं कि हम कोशिश कर रही है, लेकिन झूठे सपने, झूठे ख्वाब क्यों दिखाकर दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है। जी हां, इसी पर आज द स्वतंत्र पर हम इस सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे। क्या सरकार के सारे दावे हवाई हैं? क्या ग्रीन पटाखे सच में ग्रीन या छलावा हैं? क्या दिल्ली वाकई विकास के नाम पर खुद को निगल रही है? इन सारे सवालों पर खुलकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं इन्वायरो कैटलिस्ट के फाउंडर और देश के जाने माने एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट श्री सुनील दहिया जी। जी हां, दिल्ली की हवा में जो जहर घुला है, क्या वो सिर्फ मौसम की गलती है या हमारी सोच की भी? आइए इस बात पर शुरू करते हैं आज की बातचीत और समझते हैं ये जहरीली हवा कहां से आई है, ये जहरीली हवा कैसे चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप लोगों के बराबर सवाल आ रहे थे, बराबर आप लोग हमसे पूछ रहे थे
कि दिल्ली की हवा कैसी है, क्योंकि जो खबरें आ रही थी वो अलग अलग आ रही थी, जैसा चैनल जैसा देश वैसी भाषा बोली जा रही थी, लेकिन सही खबर सही हवा कैसी है ये आपको पता नहीं चल रहा था। इसीलिए आप स्वतंत्र को बार बार मेल कर रहे थे। लीजिए, आज हम आपकी परेशानी दूर कर देंगे। दिल्ली की हवा कैसी है, हवा खराब है या सही है, हवा आपके लिए कितनी नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, और जो बातें हो रही हैं ग्रीन पटाखों से हवा कम हुई या नहीं हुई प्रदूषण, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील भैया जी हैं जो एयर पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं। ये सब दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं कि किस हवा में वो लोग जी रहे हैं, मतलब कि वो उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। सुबह वॉक पे जाएं या ना जाएं, बच्चों को ग्राउंड पे भेजें खेलने के लिए या नहीं भेजें, इन सब का वो जवाब चाहते हैं, क्योंकि जिन सूत्रों से पढ़ता है तो कोई सही बात पता नहीं चल पा रही है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एयर पोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट तो है, तो इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है हर तबके के लोगों के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग आंकड़ों के आधार से दिया जाता है। एक जो बेसलाइन है, बेसलाइन ये है कि जो दिल्ली के अंदर हवा होती है, जो पोल्यूशन लेवल होते हैं, वो मॉनसून के कुछ महीनों को अगर हम छोड़ देते हैं, उसके सिवाय साल भर वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित रहती है। इसका प्रदूषण का मापदंड अगर आप देखते हैं, दो तरीके के मापदंड हैं। एक इंटरनेशनल, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जाता है, वो कहते हैं कि सालाना पोल्यूशन का स्तर जो है वो 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा PM2.5 के लिए नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो भारत का नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो कहता है कि 40 माइक्रोग्राम तक अगर वो सालाना औसत है PM2.5 का, उसको हम ठीक मानेंगे। अब एक तो इन दोनों में ही लगभग 8 गुना का फ़र्क है, तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है सरकार के द्वारा भी और कुछ लोगों के द्वारा भी, कि भारत में क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है तो लोगों की सहन क्षमता बढ़ गई है, इवोल्यूशन हो गया है। जो कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो PM10 है, धूल के कण, वो सदियों से रहे हैं। धूल के तूफान आते हैं, धूल रही है, तो उसके डिफेंस में हमारी बॉडी ने हमारे नोस्ट्रिल हेयर जो है, और जो हमारी ट्रैकिया में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसको ऐसे इवोल्व कर लिया है कि वो उसको बड़े जो धूल के कण हैं PM10 या उससे ऊपर के हैं, उनको ट्रैप कर लेता है, और जब हम खांसते हैं उसके साथ वो या फिर वो म्यूकस पास आउट करते हैं, उसके साथ निकल जाता है। क्योंकि वो सदियों से था, इसलिए शायद हम इवोल्व कर पाए। लेकिन PM2.5 और उससे छोटे कण जो हैं, जो कि ज़्यादातर कंबस्शन एक्टिविटीज़ से निकलते हैं, जो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल कंबस्शन जो होता है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का हो, गैस का हो, या फिर वो कोयले का हो, उससे जो कण निकलते हैं वो PM2.5। और ये एक बार 2.5 और PM10 होता क्या है? PM10 धूल के वो कण होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोन या उससे ज़्यादा होता है, और PM2 या उससे कम होता है, और PM2.5 वो धूल के कण होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन या उससे कम होता है। तो इसलिए 2.5 जो है वो इतने सूक्ष्म कण है, और ये पिछले 30 से 40 साल में जब हमारा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा है इंडिया में, तब से ज़्यादा होने लगे हैं। तो सिर्फ 30 से 40 साल इनफ टाइम नहीं होता ह्यूमन बॉडी के इवोल्व करने के लिए। तो इसलिए हमारा ये मानना कि हम सुपर ह्यूमन बन गए हैं, या हम पोल्यूशन से उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं होते जैसे US और यूरोप के लोग होते हैं, वो शायद गलत है। इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से, सेम तरीके से ही करता है। अब ये तो मैंने आपको मापदंड बताए हैं। दिल्ली की अगर बात करते हैं, पिछले साल का औसतन सालाना जो पोल्यूशन लेवल है वो 104 माइक्रोग्राम था। अब आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले लगभग 21 गुना है, और हमारे भारत के स्टैंडर्ड से भी लगभग 2.5 गुना के आसपास है। यह है सालाना औसत। मॉनसून में हम लगभग 40 के आसपास या उसके नीचे भी एक आध बार चले जाते हैं, लेकिन खासकर अगर हम पिछले 2-3 हफ्ते की बात करें, तो हमारा जो पोल्यूशन लेवल रह रहे थे दिवाली के बिना, वो लगभग दोपहर के समय 70 से 100 माइक्रोग्राम के आसपास या उसके बीच में रह रहे थे। रात को क्योंकि तापमान कम हो जाता है, हवा की गति कम हो जाती है, इन्वर्जिंग लेयर बनने लग गई है, ठंड होने लग गई है, तो उसकी वजह से वो 70 और 100 के बीच से लगभग 200 के आसपास या 170 से 200 के बीच में पहुंच जाता था। तो दिन और रात में पोल्यूशन लेवल डबल हो रहे थे, और 200 माइक्रोग्राम दिवाली से पहले ही काफ़ी हानिकारक हो चुका था। अब दिवाली के दिन जब ग्रीन क्रैकर्स को जलाने की, बनाने की और बेचने की अनुमति दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऐसा हुआ कि जो शाम को 5-6 बजे 70 से 100 माइक्रोग्राम तक पोल्यूशन था, वो रात को कई स्टेशन पर बढ़कर 1800 तक गया है, कहीं 1300-1400 तक गया है। और उसके बाद बहुत सारे स्टेशन पर हमने देखा कि वो 1000
के आसपास जब भी रीडिंग पहुंचती है PM 2.5 की, काफ़ी सारे स्टेशन डेटा देना बंद कर देते हैं। और उसकी वजह से जब पीक पोल्यूशन था उस समय काफ़ी सारे स्टेशन का कुछ घंटों का डेटा गायब है। लेकिन एक ट्रेंड जो पिछले सालों में देखा गया, वो देखा गया था कि रात को 1 बजे के करीब सबसे हाई पोल्यूशन लेवल अगर हम पूरे शहर का एवरेज लेते हैं तो होता है। वो ट्रेंड अब की बार भी फॉलो हुआ। रात को 1 बजे ही अगर आवरली कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी दिल्ली के, पूरे दिल्ली के स्टेशन के एवरेज लेते हैं, और वो कंसंट्रेशन एवरेज रूप से 675 माइक्रोग्राम थी, जो कि 2016 के से लेकर के अब तक तीसरा सबसे हाईएस्ट आवरली कंसंट्रेशन था दिवाली के दिन और दिवाली की रात को। तो ये दर्शाता है कि जो 5 माइक्रोग्राम और 10 माइक्रोग्राम डेली का जो मापदंड WHO का है, और जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी का 60 माइक्रोग्राम का मापदंड डेली का है, जो उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा पोल्यूशन हमने पिछले कुछ हफ्तों में लिया है। और वो सिर्फ दिवाली की वजह से नहीं, दिवाली की वजह से एकदम से बहुत बड़ा स्पाइक आया है, जिसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट और इमीडिएट हॉस्पिटल विजिट्स जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले लोग थे, अस्थमा वाले लोग थे, हार्ट डिजीज़ वाले थे, उनके बढ़े हैं। लेकिन उसके सिवाय भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था। आप हम लोग आगे बात करें, एक बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि आप लोग क्या काम करते हैं कि जिससे लोगों को समझ में आए कि किस तरह। जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनवायरो कैटलिस्ट, और हम बेसिकली हमारा जो काम होता है वो डेटा के अराउंड होता है। हम डेटा के ऊपर काम करते हैं, डेटा को किस तरीके से सही से समझा जाए, अलग अलग डेटा सेट्स को एक दूसरे से कैसे वो कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के बाद बहुत सारे डेटा सेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है ज़्यादातर कि जो कहानी कोई भी डेटा एनालिसिस कर रहा होता है वो सुनना चाहता है, डेटा से उतनी ही कहानी सुनी जाती है और उसको सिर्फ एक ही तरीके से बता दिया जाता है। उससे डेटा को यूज़ करने वाले स्टेक होल्डर्स तो अलग हैं, पॉलिसी मेकर अलग हैं, मीडिया अलग है, जनसाधारण अलग है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अलग है, और सबको अगर एक ही भाषा में हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ नहीं आता है। और ये डेटा सेट्स, बहुत सारे डेटा सेट्स आपस में बात करते हैं, जब हम उनको इंडिविजुअली बात करते हैं तो भी शायद पूरी कहानी हम नहीं समझा पाते। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डेटा को सही तरीके से सही स्टेक होल्डर्स के लिए कैसे ज़्यादा समझ बनाने वाला बनाया जाए ताकि उसके ऊपर वो स्टेक होल्डर्स एक्शन लिए जाए, हम वो काम करते हैं। वो इंडिविजुअल डेटा सेट्स पर भी करते हैं और बहुत सारे डेटा सेट्स को आपस में इंटीग्रेट करके क्या कहानी एक साथ बनती है वो भी करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर जब हम सिर्फ पोल्यूशन लेवल की बात करते हैं, वो सिर्फ हमें ये कहानी बताता पोल्यूशन लेवल ऊपर गया या नीचे गया। हम क्या करते हैं कि हवा किस दिशा से आ रही थी, कितनी गति से आ रही थी, जिस दिशा से वो हवा आ रही थी वहाँ पर पोल्यूशन सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो चल रहे थे नहीं चल रहे थे। तो हम उन सब के डेटा को इकट्ठा करके और फिर उससे एक जो पूर्ण कहानी बनती है उसका विश्लेषण करके हमारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे जनसाधारण, चाहे CSOs है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कंपनीज है, उनको देते हैं ताकि सही तरीके के एक्शन टाइम रहते हुए और एक मेजरेबल तरीके से लिए जा सके। इसका एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपका कि बहुत सारी बातें चल रही हैं दिल्ली और दिवाली के पोल्यूशन को लेकर के, और उसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि जो दिवाली की रात को दिल्ली में पोल्यूशन हुआ, उस रात को पंजाब और हरियाणा में किसानों ने पराली जला दी और उसकी वजह से ज़्यादा हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि जो हवा दिल्ली में दिवाली की रात को चल रही थी वो पंजाब और हरियाणा से आ ही नहीं रही थी, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से यूपी की साइड से आ रही थी। तो ऐसे में अगर पहली बात तो पराली जलाई नहीं गई है, दूसरी बात अगर जलाई भी गई होती तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे नहीं आने वाला था। और इसको डेटा के आधार पर आप कैसे लोगों को समझा सकते हैं, कैसे स्टेक होल्डर्स, वो हम काम करते हैं। आप तो डेटा के लेवल पे समझा देंगे, लेकिन मंत्री साहब तो पूरा वीडियो दिखा रहे थे हर जगह का। देखिए अब एक्टिविटीज़ तो हो रही है, ऐसा कोई नकार नहीं सकता कि पंजाब में या हरियाणा में फसल नहीं जलाई गई है। वो शुरू हो गई है धीरे धीरे, उसका पीक आने वाले 2 से 3 हफ्ते में हमें और ज़्यादा नज़र आएगा क्योंकि यही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो एक्टिविटीज़ तो हो रही है, लेकिन क्या वो एक्टिविटीज़ को रिलेट कर रही है, क्या वो एक्टिविटीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, उसके लिए कहानी बनाने को हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उसको अगर डेटा के चश्मे से, डेटा के एंगल से देखेंगे तभी हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो सच में कंट्रीब्यूट कर रही थी या नहीं कर रही थी। दिल्ली में नहीं कर रही होंगी, वो कहीं और पंजाब में ही पोल्यूट कर रही होंगी,
अगर वो हवा पाकिस्तान की तरफ जा रही है तो उधर इम्पैक्ट कर रही होंगी। इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट यहाँ पर हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो सिर्फ हम तभी समझ पाएंगे जब डेटा, अलग अलग डेटा सेट्स को साथ में देखें। तो पर अभी जो आप ये कह रहे हैं कि उस रात मतलब कि दिवाली की रात को पंजाब की तरफ से हवा इस तरफ आ ही नहीं रही थी जी, मतलब कि ये पूरा डेटा में रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। ये डेटा का रिकॉर्ड है। और अब ही अगर आप अब की बात करते हो तो अब वो दिशा बदल गई है और अब हरियाणा पंजाब की तरफ से हवा आने लगे। अमूमन यही होता है कि सर्दी के मौसम में ज़्यादातर हवा हरियाणा पंजाब की तरफ से आती है, लेकिन उस समय नहीं आती थी। एक प्रीडोमिनेट ऐसा हो सकता है कि कुछ घंटे, कुछ समय के लिए, क्योंकि हवा का तो एक गति रहती नहीं है, बदलती रहती है, लेकिन प्रीडोमिनेंट विंड डायरेक्शन जो था वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से था। एक चीज़ और भी समझाइए, क्योंकि बड़े दर्शक कंफ्यूज हैं कि जो ग्रीन पटाखे थे तो इनसे हवा में कुछ प्रदूषण हुआ है कि नहीं हुआ है? जी डेफिनेटली हुआ है। पिछले साल किसी भी तरीके के पटाखे बनाना, बेचना और जलाना सब कुछ बंद था, और उसके बावजूद हमने देखा कि उन नियमों का पालन नहीं हुआ था, पटाखे जलाए गए थे और उससे पोल्यूशन लेवल दिवाली की रात को बढ़े थे। उससे पहले वाले सालों में जो जब एक टाइम सीमा 8 से 10 बजे की कर दी जाती थी और सिर्फ ग्रीन पटाखे लाते तब भी ये पोल्यूशन होता था। अब की बार इसको पूरा लीगलाइज कर दिया गया, बनाने को भी, बेचने को भी और जलाने को भी। तो उसकी वजह से जो पटाखों का क्वांटम है, वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा जलाया गया है। क्योंकि पहले वो चीज़ जो इलीगल थी उसको छुप कर जलाते थे, डर में रहते थे कि कोई आएगी, सरकार आएगी, पुलिस आएगी, हमें रोक देगी। अब की बार वो डर नहीं था, और ना ही वो समय के नियम का पालन किया गया, ना ही सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए गए, हर तरीके के जले हैं, हर तरीके के बिके हैं। और तीसरा जो कंडीशन था कि लड़ी वाले पटाखे, सीरीज क्रैकर नहीं जलाए जाएंगे, वो भी बहुत मात्रा में जले। तो ओवरऑल क्वांटम ऑफ पटाखा जो जलाया गया है इस बार दिवाली पे, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। और इसका एक एविडेंस इस बात से आता है कि पहले जो भी दिवाली पिछले कुछ सालों में आई है, ज़्यादातर अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में वो आती थी। उस समय तापमान थोड़ा और कम होता था, हवा की गति ज़्यादातर पंजाब हरियाणा साइड से होती थी। उस समय स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस भी अब इस साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा होते थे। तो उसकी वजह से यह स्वाभाविक था कि उस समय पोल्यूशन ज़्यादा होगा ही होगा। अगर पिछले साल के पीक पोल्यूशन को इस साल हम रात में उससे ऊपर चले जाते हैं और 2016 से अब तक का तीसरा लगभग हाईएस्ट पीक रात को 1 बजे दे रहे हैं, एक सीधा एविडेंस है इस बात का कि 7 बजे से पहले जो एयर को PM 2.5 की कंसंट्रेशन 70 से 80 माइक्रोग्राम के आसपास थी, वो रात को 675 होती है, और वो 2016 से अब तक का तीसरा सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। तो उस पर पटाखों का, और सिर्फ पटाखों का मेन इम्पैक्ट हुआ है। सर एक चीज़ ये भी बताइए कि अमूमन पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि ये जो अक्टूबर आता है, इस महीने से एयर पोल्यूशन इस तरह से होने लगता है। तो दिल्ली में ये हवा कहाँ से होती है और किस तरह से ये दिल्ली में हवा आती है जो इस तरह की स्थिति पैदा कर देती है, हर साल इस तरह हो जाता है? देखिए, ये जैसा मैंने बोला, मानसून को छोड़ दें, गर्मी के मौसम में भी पोल्यूशन लेवल हाई रहते, इतने हाई नहीं होते जितने अभी होते हैं, लेकिन हानिकारक हमारे स्वास्थ्य के लिए होते हैं। अब पूरे साल भर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम या तो गलत तरीके से कर रहे हैं या वो ज़्यादा इमिशन लोड देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे शहर में और आसपास दिल्ली NCR के शहरों में नज़र आता है, वो ज़्यादातर निजी परिवहन बेस्ड है। आज भी हम पिछले लगभग 25 साल से कह रहे हैं दिल्ली प्रदूषित है, लेकिन पिछले 25 साल से लगातार प्राइवेट व्हीकल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। बसेज का नंबर आज भी शायद हम वहीं हैं जहां 2005 से 10 के बीच में थे, या उससे कम भी हो गई है। तो ऐसे में जब हमारी परिवहन व्यवस्था ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन को, उससे ज़्यादा इमिशन को बढ़ावा दे रही है, तो वो पूरे साल भर कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन इमिशंस में और एयर क्वालिटी लेवल्स में। इसके साथ साथ पावर जनरेशन, जो ज़्यादातर भारत में कोयले से बिजली बनाई जाती है, लगभग 75% के आसपास। दिल्ली के आसपास ऐसे 11 पावर प्लांट हैं, कोयले के पावर प्लांट हैं, जिनमें से कुछ पावर प्लांट्स ने अच्छे डिवाइसेस लगाए थे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस साल भारत सरकार ने वो एक नोटिफिकेशन जो था वो वापस ले लिया। तो अब वो पावर प्लांट और दूसरे सारे पावर प्लांट थोड़ा और ज़्यादा पोल्यूशन निकाल रहे हैं। और ये जो जितनी बिजली आज से 10 साल बनती थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, दिल्ली के अंदर के सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन NCR में, हरियाणा, पंजाब और UP में नए पावर प्लांट्स आ रहे हैं, उनसे बनने वाली बिजली का अमाउंट बढ़ रहा है, तो उनका पोल्यूशन भी बढ़ रहा है।
इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ वेस्ट, जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही समाधान शायद सरकारों के पास नज़र आता है कि इसको थोड़ा सा ठीक से हम कलेक्ट करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, कि उसको रोड पर या गली में नहीं जलना चाहिए, और उसके बाद हम, अगर ये हमसे मैनेज नहीं हो रहा, इंसिनरेटर प्लांट लगाकर वहाँ जला देंगे। कहीं भी ये कोशिश नहीं हो रही है कि पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन कम किया जाए। इसी तरीके से हमारे शहरों की तरफ गाँव से माइग्रेशन हो रहा है, शहरों की खुद की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और वो इतनी ज़्यादा और इस तरीके से होती है, वहाँ से ही पोल्यूशन निकलता है, और ये सारी एक्टिविटीज़ पूरे साल भर चलती रहती है। अब सिर्फ मानसून में जब धूल के कण के ऊपर बारिश गिरा देते हैं तो वो नीचे सेटल हो जाता है, अदरवाइज़ पूरे साल भर पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई रहते हैं। उसके ऊपर जब दिवाली और स्टबल बर्निंग होता है तो ये एपिसोडिक इवेंट्स हैं जो पहले से ही हानिकारक है, उसको और ज़्यादा हानिकारक एयर पोल्यूशन को बना देती है। लेकिन ध्यान रहे कि दिवाली 2 से 3 दिन इम्पैक्ट रखती है, स्टबल बर्निंग 3 से 4 हफ्ते। जब स्टबल बर्निंग ख़त्म और बंद हो जाएगा 15-20 नवंबर के आसपास, उसके बाद भी दिसंबर तक पोल्यूशन के हालात और जनवरी तक काफ़ी ख़राब रहने वाले हैं। तो ये दर्शाता है कि वो जो सारी चीज़ें पूरे साल भर पोल्यूट करती थी, जब बारिश आती है तो वो सेटल हो जाती है, लेकिन जब सर्दी आती है तो उस समय हवा की गति और तापमान कम होने की वजह से एक इन्वर्जन लेयर बन जाती है हमारी धरती की सतह के ऊपर, जो पोल्यूशन को और ऊपर और दूर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन लेवल हाई बन जाते हैं। और ये होता हर जगह होता है। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन जो गंगा के मैदान है, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर हिमालय है, और दिल्ली एनसीआर में खासकर थोड़ी ज़्यादा ये कंसंट्रेशन इसलिए भी बनती है, ऊपर हिमालय है, नीचे अरावली है, और उस फनल में ये एयर पोल्यूशन लेवल सर्दी के मौसम में दोनों तरफ से भी ट्रैप हो जाते हैं और ऊपर इन्वर्जन लेयर बन के भी ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा हानिकारक लेवल देखने को मिलते हैं। अब इसमें लोग कहते हैं कि इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और मेटियोलॉजी ऐसी है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, एटमॉस्फेयर उसी चीज़ को एक्यूमुलेट करके हाई पोल्यूशन लेवल बना सकता है जब आप कुछ इमिट करते हो। अगर आप इमिशन ही ख़त्म और कम कर दोगे तो ये भौगोलिक परिस्थिति अपने आप से पोल्यूशन नहीं बनाएगी। ये ज़रा एग्जांपल के साथ समझाते हैं। एग्जांपल ये है कि ये कमरा है, अगर इस कमरे के अंदर हम कहें ये कमरा चारों तरफ से बंद है और इसमें तो पोल्यूशन होगा ही, क्योंकि इस कमरे की परिस्थिति ऐसी है, इसमें हवा बाहर नहीं जा रही है, इसमें ऊपर से छत आ गई है, चारों तरफ दीवारें हैं, इसमें तो पोल्यूशन होगा ही, इसको हम कम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों है यहाँ पोल्यूशन? अगर हम यहाँ चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, काउडंग जला करके, लकड़ी जला करके, और वो पोल्यूशन बनता है, होगा, वो ट्रैप होगा। लेकिन अगर पोल्यूशन को कम करना है, अगर आप उसको गैस पर या इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर देंगे तो शायद वो पोल्यूशन नहीं होगा। तो आपने सोर्स को ख़त्म कर दिया, वहाँ से सोर्स को हटा दिया। तो ऐसे में अगर आप ये निजी परिवहन जो इतना ज़्यादा डीजल कंज्यूम कर रहा है, पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, उसको हटा करके इलेक्ट्रिक रन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सुदृढ़ बना दे ताकि उसकी कमी हो, पावर जनरेशन जो कोयले से होती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी से, या फिर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते कोल वाली पावर जनरेशन को अभी हम आने वाले 10 साल में, लेकिन वहाँ पर इतने अच्छे पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा दो कि वो पोल्यूशन जब उस टैग से निकलता है वहीं पर कैप्चर कर लिया जाए, और ऐसा ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी किया जाए तो पोल्यूशन लेवल डेफिनेटली कम हो सकता है। ये ना बिल्कुल सही है। मुझे ना बचपन की अपनी बातें याद आ रही हैं कि सर्दी का मौसम होता था तो लोग ना अंगीठी कमरे में बंद करके जलाते थे, बड़ा सा वो रिवाज सा हो गया था, लेकिन उसके बाद कई डेथ होने लगी, मौतें होने लगी, और उसके बाद ये चीज़ सिस्टम खत्म हो। तो सर ये बड़ी अच्छी बात। दूसरी ये बताइए कि आर्टिफिशियल रेन से प्रभाव पड़ेगा? आर्टिफिशियल रेन से उतने समय तक और उतनी जगह पर प्रभाव पड़ेगा जितनी देर तक वो बारिश हो रही है और जितनी एरिया में हो रही है। अब सवाल ये है कि अगर आर्टिफिशियल रेन को हम वायु प्रदूषण का समाधान मानते हैं तो क्या वो, अगेन मॉनसून एक उदाहरण है, बारिश अगर 2 दिन लगातार होती है तो वायु प्रदूषण कम होता है, 4 दिन अगर बारिश नहीं होगी तो एयर पोल्यूशन लेवल ऊपर फिर से आने लग जाता है। ऐसे ही अगर पूरे दिल्ली एनसीआर में पूरी सर्दी बारिश करते रहे हम लगातार तो हवा साफ रहेगी। क्या वो मुमकिन है? शायद नहीं। हम कभी कभी करेंगे, कुछ इलाकों में करेंगे। जैसे ही बारिश बंद होगी वो साफ हवा तो कोई बाउंड्री नहीं मानती है, वो चली जाएगी आगे, और प्रदूषित हवा पीछे से फिर से आ जाएगी वहाँ पर, तो फिर से एयर पोल्यूशन हो जाएगा।
और अगर हम कह रहे हैं पंजाब से पराली जलाते हैं तब पोल्यूशन आता है, तो पंजाब में जब एक पावर प्लांट इमिट करता है तब भी आता है, इंडस्ट्री चलती है तब भी आता है। तो ऐसे में क्या आप हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर हर जगह बारिश करेंगे पूरे सर्दी भर? ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा करने का कोई सोचता भी है तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव और कैपिटल इंसेंटिव एक मेजर होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक ऐसा मेजर है जो पोल्यूशन को सोर्स पर कंट्रोल नहीं करता। एक बार वो सोर्स से निकल के हवा में मिल जाता है, वहाँ पर कम करने की कोशिश करता है। और कोई भी ऐसा समाधान जो पोल्यूशन को सोर्स पर ट्रैप ना करे, वो एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो क्लाउड सीडिंग हो, आर्टिफिशियल रेन हो, चाहे वो वाटर स्प्रिंकलर्स हो, चाहे वो स्मोक गन्स, स्मोक टावर्स हो, ये सारे बैंडेड सॉल्यूशंस हैं जो कि सोर्स पर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में एक ऐसी धारणा बनाते हैं कि हमारी सरकारें, जो लोग हवा को साफ़ करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये विजिबल एक्शंस हैं, इनके ऊपर काफ़ी बातें होती हैं। जो सोर्स पर पोल्यूशन कंट्रोल करना है उस पर ना तो उतनी बातें हो रही हैं, ना वो लोग शायद जान पाएंगे, और वो थोड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। एक पावर प्लांट को बंद करना किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पॉलिटिकल लीडर के लिए एक बड़ी बात है, या उनको ये बोलना कि अगर आपने पोल्यूशन सही से कंट्रोल नहीं किया तो हम आपको बंद कर देंगे। ऐसे कदम लिए गए हैं। पहले 2018 में 6 पावर प्लांट को बंद किया गया था, ये कह के कि दिल्ली में आपके चलने से हरियाणा, पंजाब। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। हम लोग अभी बवाना गए थे, वहाँ पे एक नया पावर प्लांट बनाया है जाने के लिए, गैस बेस्ड, हाँ, चीज़ों को जो वेस्ट के लिए लेकर, वेस्ट टू एनर्जी। जी जी उसको जी जी। तो इसी तरीके से कि जब आप कोयले के 6 पावर प्लांट को 2018 में आपने ये कह के बंद किया कि पंजाब से जब पावर प्लांट चलता है तो उसकी जो पोल्यूटेड हवा दिल्ली में आती है, और हरियाणा में भी जो पावर प्लांट है, तो इसलिए इन 6 पावर प्लांट को 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बंद किया जाए। 2018 में एक कदम ले चुके हो, आज आप कोई बात भी नहीं कर रहे हो उसकी। तो दीज आर स्लाइटली डिफिकल्ट डिसीजंस टू बी टेकन, और एकदम से बंद नहीं कर सकते क्योंकि बिजली तो सब कुछ है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लान के तहत काम करें तो इनसे होने वाला पोल्यूशन वहीं पर ट्रैप कर सकते हो, या फिर धीरे धीरे कोयला आधारित बिजली से रिन्यूएबल की तरफ बढ़ सके, जो कि भारत में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट पे। लेकिन उसको थोड़ा और सिस्टमेटिक और अच्छे से प्लान करके वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मतलब कि ये समझा जाए कि ये अगर बारिश जिस तरह से कहा जा रहा है हो भी जाएगी तो ये क्षणिक समाधान होगा, जिसमें वाहवाही मिल जाएगी कि हमने बारिश करा दी और पोल्यूशन को कंट्रोल, जैसे ही बारिश बंद होगी पोल्यूशन लेवल फिर वापस से ऊपर आ जाए। ये हवा की गति और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कई बार ऐसा होगा बारिश होते ही कुछ घंटे में फिर से पोल्यूटेड हवा हो जाएगी, एक आध बार ऐसा हो सकता है कि उसमें 1 दिन लग जाए, बट वो पोल्यूटेड तो होगी अगर आप कंटिन्यूसली बारिश नहीं कर रहे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेटा पे काम कर रहे हैं, तो मतलब कि सरकारों का क्या रवैया होता है? आप लोगों के डेटा पढ़े जाते हैं, उससे क्या कुछ हो रहा है कि ज़मीनी? देखिए मिक्स्ड, हम ये नहीं कहेंगे बिल्कुल एक्शन नहीं हुआ है, चीज़ें बदली हैं पिछले कई सालों में। डेटा की अवेलेबिलिटी पब्लिक डोमेन में बढ़ी है, डेटा के ऊपर कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे समय आते हैं जब डेटा को ना देखा जाता है, ना सुना जाता है, ना उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। तो और शायद गवर्नेंस, पर्टिकुलरली डेमोक्रेसीज़ में जहाँ एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको कैटर करना पड़ता है, वैसे चलती हैं। अगर ये पूछा जाए कि क्या डेटा का पूर्ण प्रयोग हो रहा है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, उसका जवाब होगा नहीं। हमारे पास आज इतना डेटा और ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं कि, और वो सरकार मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑपरेट करता है जो बताता है कि आज पोल्यूशन अगर दिल्ली में इतना है तो ये इन डिस्ट्रिक्ट से, इन जगहों से आ रहा है, और आने वाले 3 दिन यहाँ से आएगा, हवा इस डायरेक्शन से आएगी और उसकी वजह से इन डिस्ट्रिक्ट से इतना पोल्यूशन आएगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य सरकारें हैं, उनको ये पता है कि हमारे जो पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स और जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं, उनसे कितना पोल्यूशन निकल रहा है रियल टाइम में, वो एक्सेस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास है। तो अगर उस डेटा का सही प्रयोग करके उन पोल्यूटिंग सोर्सेज को ये बोला जाए कि आने वाले 3 दिन में हवा की गति, जो दिल्ली में 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, जो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन के लगभग बराबर है, उनकी हेल्थ को डैमेज करने वाली हो सकती है, क्योंकि वो आपकी दिशा से आ रही है, और आपका जो ये पावर प्लांट है, आपकी जो ये इंडस्ट्री है, आपके शहर का जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, वो काफ़ी पोल्यूटिंग है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और डायरेक्शन भी देंगे कि आप अपनी एक्टिविटी को, जब तक आप पोल्यूशन को वहीं पर कंट्रोल ना कर पाओ, थोड़ी कम कर लीजिए आपके एक्टिविटी लेवल को। अगर इस तरीके से हम डेटा प्रयोग करने लग जाएं
दो चीज़ें होंगी। एक तो इमीडिएटली पोल्यूशन कम होगा, आने वाले दिन में जो हम ग्रैब की स्टेज 2 से 3 जाते हैं, 3 से 4, 4 से 5 जाते हैं, वो ऊपर नहीं जाएंगे, हम उसको वहीं पर अरेस्ट कर लेंगे। दूसरा, इससे एक सिग्नल भी जाएगा पोल्यूटिंग एक्टिविटी ऑपरेटर्स के पास कि अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया तो साल दर साल ऐसी स्थिति बनेगी और सरकारें आकर हमें बंद कर देंगी। तो बंद होकर के बिजनेस ना करना, ऑपरेशन ना करने से अच्छा है हम अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लें, ताकि अगर ऐसी स्थिति आती भी है हमारा पोल्यूशन इमिशन पहले से ही काफ़ी कम होगा और उसके बेसिस पर सरकार हमें बंद नहीं करेगी। तो एक शिफ्ट भी होना शुरू हो जाएगा और लॉन्ग टर्म शिफ्ट होगा, सिस्टमेटिक होगा। तो डेटा का उस तरीके से प्रयोग हम अब तक नहीं कर रहे हैं, वो मौजूद है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। सर ये भी एक बार समझाइए, क्योंकि दिल्ली वाले ये भी समझना चाहेंगे कि केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने ऑड इवन शुरू किया था, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता था? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एयर पोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑड इवन का फ़र्क पड़ता अगर जब हम किसी को कह रहे हैं कि आज आप अपनी कार ना लेके जाइए, उस समय उसको बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम मुहैया कराते। अगर उस ऑड इवन से ऐसा हुआ कि जिनकी क्षमता थी, जो दूसरी कार खरीद सकते थे दूसरे नंबर की, और वो ले ली और अब वो लेकर के चलने लग गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा मेजर जो सोर्स को एलिमिनेट नहीं कर रहा, पोल्यूशन को कम नहीं कर रहा है, वो एयर पोल्यूशन को कम नहीं कर सकता। और उस समय का जो ऑड इवन था उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जिस तरीके से प्लान किया गया, उसमें वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने में कहीं ना कहीं कमी रही थी, जिससे कि लोग अपनी गाड़ी चलाना और नई गाड़ी खरीदना छोड़ दें। वो नहीं हुआ। अगर ऑड इवन ऐसे एक्शन में लीड होता कि लोग अब गाड़ियाँ खरीदना कम कर देते और बसेज इतनी अच्छे से उपलब्ध हो जाती कि वो बस से और मेट्रो से अपने घर से ऑफिस जा पाते तेज़ी से। जैसे BRT कहा जाता है कि एक ही रोड पर एक रोड का एक लेन आप बस के लिए डेडिकेट कर दें, ताकि पॉइंट A से पॉइंट B 10 किलोमीटर का रास्ता है, कुछ लोग कार लेकर के निकलते हैं, कुछ लोग बस में बैठ कर के निकलते हैं, और बस की लेन खाली है, बस आपको 25 मिनट में आपके पॉइंट A से B पर पहुंचा देगी। जबकि कार, क्योंकि अब सब लोग लेकर के निकल रहे हैं, वो ट्रैफिक में फंसेंगे उसी रास्ते पर और उनको 50 मिनट लगेंगे। अगर ऐसे व्यवस्था बनाई जाती, मॉडल शिफ्ट किया जाता, तो शायद एक अच्छा प्रयोग होता। ऑड इवन ही नहीं, कंजेशन प्राइसिंग की बात होती है लंदन जैसे शहरों में, हमारे CP में भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि नो व्हीकल जोन बनाया जाए, नहीं वो चला क्या, वो लागू ही नहीं हो पाया। तो चीज़ें काफ़ी ट्राई की गई हैं, लेकिन जब हम उनको ट्राई करते हैं तो उनके कुछ ही पहलू हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और कर पाते हैं। उसको हमें कोशिश करनी चाहिए थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक तरीके से, जो रूट कोज को हिट करे वो कदम उठाए जाए। एक चलते चलते एक सवाल और पूछ लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सवाल चल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी, तो एक एयर प्यूरीफायर की तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। तो ये एयर प्यूरीफायर कुछ काम करता है कि कैसे ये काम करता है, ये भी बताइए अगर करता है। जैसे आज हम एक कमरे में बैठे हैं, एनक्लोज्ड है, और हमें रेस्पिरेटरी इलनेस है, या हम बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं जो काफ़ी ससेप्टेबल है हाई एयर पोल्यूशन के, या हॉस्पिटल के वो वार्ड्स हैं जहाँ रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले लोग आते हैं और बंद है, एनक्लोज्ड है, वहाँ पर एयर प्यूरीफायर काम करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो हमारे ऑफिसेज ना हमारे घर इस तरीके से एनक्लोज्ड हैं, वहाँ बाहर से हवा आती ही है, और ना ही हम हर टाइम कमरे में बैठ के रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा समय अपना बाहर भी बिताते हैं। तो ऐसे में एयर प्यूरीफायर को एक फिर से आर्टिफिशियल रेन के जैसे एक समाधान समझना काफ़ी बड़ी गलती होगी। हाँ, सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए ऐसी जब हानिकारक हैजार्डस स्थिति पैदा होती है, अगर किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, वो बिना एयर प्यूरीफायर के अगर बाहर खुले में खड़ा है या खड़ी है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट्स होंगे। बजाय उसके अगर वो एक एनक्लोज्ड कमरे में एयर प्यूरीफायर चला करके रहें, तो शायद उनके वो जो हॉस्पिटल विजिट उनको करना पड़ सकता है अगले दिन, वो ना करना पड़े। फिर चलते चलते ये लगता कि ये सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन फिर भी अगर आप बता सकें कि अगर जिनके बच्चे हैं, आने वाले वक्त में दिल्ली की हवा साफ़ हो जाए, वो लोग क्या करें? देखिए, दिल्ली की हवा साफ़ तो ज़रूर होगी। हमने दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो दिल्ली जितने और इससे ज़्यादा पोल्यूटेड थे और वो साफ़ हुए हैं। अब सवाल यही है कि वो साफ़ 2030 और 35 में जा कर के होगी, या फिर हम उसको अगले साल से ही साफ़ करना शुरू कर सकते हैं।
अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं और सरकारें भी ये कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाए, ताकि हम ये कह सकें आप लोग नहीं माने, आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो इसलिए पोल्यूशन साफ़ नहीं हो रहा। मैं उसमें कहूँगा कि हाँ, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं कि अपना इंडिविजुअली जितना भी फुटप्रिंट, एयर पोल्यूशन फुटप्रिंट हो, चाहे वो गाड़ी लेकर के हम चल रहे हैं, चाहे वो हम बिजली का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं, चाहे हम अंगीठी जला रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, वेस्ट जला देते हैं, वो सब उससे दूर हटना चाहिए। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी हवा को साफ़ करने की आखिरकार सरकार के ऊपर ही होगी, क्योंकि वही हैं जो ऐसे सिस्टम, ऐसी व्यवस्था और ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ इंडिविजुअल भी अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए प्रेरित हो। तो ऐसे में एज इंडिविजुअल्स हमारी अपनी एक्टिविटीज़ को बदलने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी बनती है सवाल पूछना। सवाल पूछना उन लोगों से जिनकी जिम्मेदारी है, और सवाल सिर्फ ये ना पूछना कि हवा कब कम होगी, हवा का पोल्यूशन कब कम होगा या कैसे होगा। सवाल ये पूछना कि 2017 में दिल्ली के आसपास, दिल्ली के अंदर इतने प्राइवेट व्हीकल थे, इतना डीजल और पेट्रोल कंज्यूम किया जा रहा था, उस समय पोल्यूशन के हालात काफ़ी ख़राब थे। उसके बाद आज तक व्हीकल का नंबर बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको सच में पोल्यूशन कम करना था तो ये कैसे होगा? एक साइड में हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, दूसरी साइड में पोल्यूशन कम करने की बात है, वो कैसे हुई? इसी तरीके से दिल्ली के आसपास इतने कोल बेस्ड पावर प्लांट थे, इतनी बिजली बनाते थे, आज इतने हो गए हैं और इतनी बनाते हैं, ये दोनों अलग दिशा में चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप हवा साफ़ करने की बातें कर रही हैं और कर रहे हैं, और किसकी जिम्मेदारी थी ये? अब हमें एक प्लान चाहिए कि 2028 तक क्या आप ऐसा करेंगे कि उनके कंजम्पशन लेवल को कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वही सही मायने में एक प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन होगा। तो हमें थोड़ा जागरूक होकर एज मीडिया, एज जनरल सिटीजन्स भी सवाल थोड़े डायरेक्टेड, थोड़े अकाउंटेबिलिटी ड्रिवन, टाइम बाउंड पूछने शुरू करने। जी हाँ, देखिए बहुत अच्छी चर्चा रही। और कुछ आप आ जाते आते कुछ कहना चाहेंगे मैं दर्शकों को? नहीं, वो बस इतना ही कि ये धारणा है कि पॉल्यूशन सिर्फ सर्दी में होता है, वो पूरे साल भर रहता है। और ये भी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि दिल्ली एनसीआर में ही पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन भारत का लगभग कोई एक आध ही शहर ऐसा होगा, जिसमें पॉल्यूशन लेवल सांस लेने योग्य हो, और वो भी अगर मिलेगा तो हमें कोस्टल एरिया में, कहीं केरला और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कहीं मिल सकता है। अदरवाइज़ हवा हर जगह पॉल्यूटेड है। तो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पिछले 25 साल से कदम उठा रहे हैं साफ करने का। अगर यहाँ नहीं हो पाती तो आप इमेजिन कर लीजिए उन शहरों में क्या कोई कदम उठाया जा रहा होगा हवा को साफ़ करने के लिए या नहीं। अगर नहीं तो ज़रूरत है कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जब हम सर्दी की बात करते हैं, तो पूरे साल की बात करें और देश के अलग अलग हिस्सों की भी बात करें। एक चलते चलते ये भी बता दीजिए आप कि आपने इसी लाइन पे क्यों आई, एयर पोल्यूशन पे क्यों इस पे काम करना शुरू किया? और भी कुछ? मैं एनवायरमेंटल साइंस से ही पढ़ा हुआ हूँ। मैंने ग्रेजुएशन एनवायरमेंटल साइंस से किया, मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंस से किया। और जब पढ़ रहे थे तो उस समय जब हम, एक तो डेटा में थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि डेटा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में भी जब हम थोड़ा डिटेल में अपनी अध्ययन करते हैं, तो उस समय मैंने कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के ऊपर और उनसे होने वाले एयर पोल्यूशन के ऊपर एक स्टडी किया था। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की ज़रूरत है, और फिर वहीं से धीरे धीरे काम शुरू हुआ। और समझ में आया, शुरुआत में तो जनरल काम हो रहा था, लेकिन 2015 के आसपास जब डेटा और आने लगा, भारत में जो एयर पोल्यूशन का डेटा है वो 2015 के बाद धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डोमेन में बढ़ा है। जैसे जैसे वो आने लगा, उसके बारे में जानकारी होने लगी, उसके ऊपर काम करने लगे, तो वो इंटरेस्ट और स्ट्रॉन्ग होता गया। हम सिर्फ एयर पोल्यूशन पर ही नहीं, हम एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के ऊपर भी काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे वो डिफरेंट तरीके का फ्यूल कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं, वहाँ से साफ़ फ्यूल की तरफ कैसे बढ़ा जाए, साफ़ टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे बढ़ा जाए, और उससे होने वाले एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कैसे कम किया जाए, सारा काम उसी के चारों तरफ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में आया होगा। तो देखिए भाई, हवा कैसे प्रदूषित नहीं होगी, इसके लिए सवाल तो पूछिए आप, जो आपके यहाँ आएंगे वोट मांगने उनसे भी पूछिए, और ख़ुद भी जितना हो सके कीजिए। अगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए, जितना आप सेव कर सकते हैं, जितना आप
आना जाना एनर्जी को बचा सकते हैं उसका कीजिए इस्तेमाल। तो जो भी होगा सवाल पूछिए और इसी तरह की शख्सियत आप बराबर स्वतंत्र में देखते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।